अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है हसन नवाज। जैसा कि हमने स्टार्ट किया होता है एजुकेटर की टेस्ट की प्रिपरेशन के हवाले से इम्पोर्टेंट डाटा, और यहाँ पे मैं प्रिपरेशन करवा रहा हूँ एजुकेटर टेस्ट की, तो इंशाल्लाह उसी कड़ी को आगे लेके चल रहे हैं। तो आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। तो आज हम बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं वेक्टर्स से रिलेटेड। वेक्टर्स क्या होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, टेंसर्स कौन सी होती हैं। तो बेसिकली इन चीज़ों को, छोटी बेसिक टर्म्स को लेके चलेंगे जिनमें अक्सर कन्फ्यूजन होती है या क्लैरिटी नहीं होती। तो इंशाल्लाह इन्हीं चीज़ों को यहाँ पे सीखने की कोशिश करेंगे। तो मेरे साथ रहेगा और बहुत यूनिक डाटा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। कोशिश करता हूँ अपने नोट्स वगैरह शेयर करूँ जो आपकी हेल्प करें, और इधर उधर की बातें ना करूँ और जस्ट पॉइंट पे रहूँ, और जो चीज़ें हैं एजुकेटर के हवाले से उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करूँ यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि काफ़ी चैनल ऐसे होते हैं कि जो मतलब बहुत एक्स्ट्रा आउट ऑफ द बुक जाके चीज़ें बताना शुरू कर देते हैं। तो लेकिन मेरी कोशिश है यहाँ पे टू द पॉइंट, ये चैनल बनाने का मकसद ये है कि टू द पॉइंट चीज़ों आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ, जो चीज़ें काम की चीज़ें हैं, जो आपको समझ भी आए, पता भी चलें कि बेसिकली चीज़ें क्या हैं। हम थोड़ा सा डिफरेंट बाकी चैनल से, बाकी जो टीचिंग मेथड है उनसे थोड़ा हट के मेरा यहाँ पे टीचिंग करने का यहाँ पे मकसद है बेसिकली कि आज हम बेसिकली लेके जा रहे हैं बेसिकली स्केलर्स कौन सी होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं। अब बेसिकली जो हमारी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनमें वो स्केलर्स क्वांटिटीज कहलाएंगी। कौन सी स्केलर क्वांटिटीज के लिए बेसिकली कुछ शराइत होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं, वो स्केलर क्वांटिटीज कहलाती हैं। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम डिस्क्राइब करने के लिए, बयान करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए बेसिकली हमें मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। ठीक है, किस चीज की जरूरत होती है, मैग्नीट्यूड को, जिनको डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पे लिख देता हूं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, और इसके साथ साथ एक और चीज की भी जरूरत होती है, यूनिट की भी जरूरत होती है, यूनिट की भी जरूरत होती है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज जब भी आ जाए इनको डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और यूनिट की जरूरत होती है। वो क्वांटिटीज जिनको डिफाइन करने के लिए यूनिट और मैग्नीट्यूड की जरूरत हो उनको हम नाम देते हैं स्केलर क्वांटिटीज का। ठीक है, अब स्केलर क्वांटिटी, इसकी एग्जांपल कैसे सीखेंगे। अब एग्जांपल में आ जाता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास चीजें आ जाती हैं। हम बात करते हैं चार्ज की, मास की, डिस्टेंस की, स्पीड की, ठीक है, करंट की। ये सारी हमारी जो चीजें हैं ये बेसिकली हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज कहलाती है। मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख देता हूँ चार्ज, इनको एक्सप्लेन भी करते हैं फिर। चार्ज, मास, डिस्टेंस, इसके बाद स्पीड। ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास जो चीजें, ये सारी जो है हमारे पास जो इसकी एग्जांपल्स कह सकते हैं, ये बेसिकली हमारे पास है। करंट भी इसी की है, करंट भी इसी कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो बेसिकली ये इसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं स्केलर्स की। ठीक है, एग्जांपल्स। ठीक है, अब स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, वो क्वांटिटी जिनको डिस्क्राइब करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड और यूनिट की जरूरत होती है। और उनमें एग्जांपल की बात करें, चार्ज, मास, डिस्टेंस, स्पीड, करंट, दीज क्वांटिटीज आर दी स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, मतलब इनके लिए हमें बाकी और चीजों की जरूरत नहीं। जस्ट हम इसकी बात कर रहे थे, हम कहते हैं टू कूलम चार्ज, हम कहते हैं 2 कूलम चार्ज। ठीक है, अब 2 यहाँ पे क्या है, बेसिकली हमारे पास मैग्नीट्यूड है 2, और इसके बाद सी कूलम। कूलम बेसिकली चार्ज का यूनिट होता है, तो ये हमें यूनिट जरूरत होती है। तो चार्ज को बताने के लिए हमें उसकी मैग्नीट्यूड और यूनिट की जरूरत होगी, हमें इसकी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होगी। 2 कॉलम चार्ज किस तरह जा रहा है, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन। ठीक है, इससे कर्सर होगा। इसी तरह मैस की बात करते हैं, हम कहते हैं 4 kg पोटैटो, 4 kg पोटैटो। अब इसमें हमें 4 जो है बेसिकली हमें मैस जो है ना, ये बेसिकली मैस का यूनिट किलोग्राम होता है, और इसका यूनिट आ गया। और मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है अददी कीमत, नंबर, डिजिट। तो बेसिकली ये 4 हमारे पास मैग्नीट्यूड और किलोग्राम हमारे पास यूनिट। इस तरह डिस्टेंस की बात करें तो हम कहते हैं 5 मीटर डिस्टेंस, 5 मैग्नीट्यूड, एम मीटर जो है इसका यूनिट है। स्पीड की बात करें तो हम कह देते हैं 6 इसकी मीटर पर सेकेंड। तो बेसिकली स्पीड की बात करें तो बेसिकली हमारे पास आ जाता है ये मैग्नीट्यूड और मीटर पर सेकंड इसका यूनिट आ जाता है। करंट की बात करें तो हम कहते हैं कि 2 एम्पियर करंट। ठीक है, 2 एम्पियर करंट। तो बेसिकली 2 हमारे पास मैग्नीट्यूड है और एम्पियर बेसिकली इसका यूनिट आ जाता है। तो ये बेसिकली जितनी भी हमने यहाँ पे क्वांटिटीज बताई हैं बेसिकली ये क्या है, ये स्केलर क्वांटिटीज कहलाती हैं।
जिनको डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और यूनिट की जरूरत हो, वो क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। उनकी चंद एग्जांपल्स हमने यहाँ पे देखी। इनके लिए, इनको डिफाइन करने के लिए हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं होती, हमें जस्ट इतना बता दे, उसकी मैग्नीट्यूड और यूनिट बता दे तो हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई कहे कि 2 ले आओ, अब 2 क्या है हमें क्या पता। अगर हमें कोई कहे 2 किलोग्राम फलां चीज ले आओ, हमें पता चल जाएगा कि वो फलां चीज मैस होगी। अगर यूनिट ना बताएं, जस्ट मैग्नीट्यूड बताएं, फिर भी हमें समझ नहीं आती कि क्या चीज ले आए, 2 या 5। अब हमें क्या पता, 5 मीटर डिस्टेंस कहेंगे तो बेसिकली पता चलेगा ना, तो बेसिकली ये पूरी बात कंप्लीट होगी। ठीक है, या हम क्या देते हैं कि हम क्या देते हैं, सपोज कर लो करंट की बात करें, हम कहते हैं एम्पियर। अब कितना करंट एम्पियर, बेसिकली उसके साथ मैग्नीट्यूड तो बताएंगे तो फिर ही पता चलेगा ना, बेसिकली ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है। तो बेसिकली दोनों चीजों की जरूरत होती है डिफाइन करने के लिए। जब भी हम स्केलर क्वांटिटीज की बात करते हैं तो इनमें ये दो मेजर चीजें होती हैं, यूनिट और मैग्नीट्यूड। ये दोनों रिक्वायर्ड होंगे तो हम अपनी फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस कर लेते हैं। ठीक है, और जिन फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस कर सकते हैं उनमें फिजिकल क्वांटिटी कुछ मैंने यहाँ पे लिख दी है, और भी बहुत सी हो सकती हैं। और इसके अलावा इन फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए दो कंडीशंस हैं, ये दो शराइत हैं एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, होप सो कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली नेक्स्ट है वो है वेक्टर्स। वेक्टर्स, स्केलर्स और वेक्टर्स का तो आपस में बहुत बड़ा गहरा ताल्लुक है। अक्सर जहां पे स्केलर्स के बारे में बात पूछी जाएगी वहां पे वेक्टर्स के बारे में भी अक्सर पूछा जाता है कि वेक्टर्स क्या होते हैं। तो बेसिकली स्केलर्स और वेक्टर्स में बेसिकली यहाँ पे डिफरेंस भी आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या डिफरेंस होता है। अब वेक्टर्स कौन सी क्वांटिटीज होती हैं, वेक्टर्स कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। बेसिकली ये फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम स्केलर्स और वेक्टर कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है इसको। अब वेक्टर्स हमारे पास बेसिकली वो क्वांटिटीज होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड भी रिक्वायर्ड होती है, मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड हो एक्सप्रेस करने के लिए, डिफाइन करने के लिए, मैग्नीट्यूड यूनिट रिक्वायर्ड हो, यहां तक तो बात ठीक है। उसके साथ साथ डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है, डायरेक्शन क्लियर करूंगा आगे जाके। तो बेसिकली वेक्टर्स फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको डिफाइन करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन, ये नया वर्ड आया डायरेक्शन, सिम्मत की भी जरूरत होती है। ठीक है, सिम्त की भी जरूरत होती है। बेसिकली उसको हम नाम देते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, vectors are those physical quantities which are expressed with the help of magnitude, unit and direction. These are known as vector quantities. ठीक है, ये तीन कंडीशंस हैं। इन तीन कंडीशंस की हेल्प से ही हम वेक्टर क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे दो कंडीशंस हैं, दो कंडीशंस का पता चल जाए हम स्केलर्स के बारे में बता सकते हैं। यहाँ पे तीन कंडीशंस है, अगर दो कंडीशंस दी होंगी तो वो स्केलर्स ही बन जाएंगे। यहाँ पे डायरेक्शन भी साथ साथ, यूनिट के साथ साथ डायरेक्शन भी, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड होती है। तो बेसिकली ये जो हमारी क्वांटिटीज होती हैं, इनको नाम देते हैं वेक्टर्स क्वांटिटीज। ठीक है, अब इनकी एग्जांपल्स की बात भी यहाँ पे देख लेते हैं। एग्जांपल्स किस तरह देखेंगे, कौन कौन सी इसकी एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल की बात करते हैं, यहाँ पे इनमें आ जाता है हमारे पास वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सिमिलरली हमारे पास आ जाता है, कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। मेरी कोशिश है जो मेरे नोट्सों के ऊपर जो एग्जांपल्स वगैरह दी हैं वही दूं, क्योंकि यही अक्सर पेपर्स के अंदर पूछ ली जाती हैं। वरना बहुत सी एग्जांपल है हमारे पास, मोमेंटम भी है हमारे पास, एंगुलर मोमेंटम भी है, इसी तरह हमारे पास फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, इस तरह बहुत सी हमारे पास क्वांटिटी जो है ना वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज होती है। तो यहाँ पे वेलोसिटी आ गए। इसी तरह नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास फोर्स, मोमेंटम, जिसको P से जनरली डिनोट करते हैं, मोमेंटम। नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास आ जाता है टॉर्क, डिस्प्लेसमेंट। These are the examples of the vector quantities. ठीक है, अब वेलोसिटी के बारे में बताना हो हमें, उसके साथ उसकी मैग्नीट्यूड भी बतानी पड़ेगी, कितनी वेलोसिटी, यूनिट भी बताना पड़ेगा। ठीक है, 4 मीटर पर सेकंड इन नॉर्थ डायरेक्शन की वेलोसिटी है, बेसिकली डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम कहें फोर्स
ठीक है। टू मैग्नीट्यूड आ गई, न्यूटन उसका यूनिट आ गया। डायरेक्शन बतानी हो तो हम कहते हैं ईस्ट की तरफ फोर्स लग रही है, 2 न्यूटन फोर्स ईस्ट की तरफ लग रही है। बेसिकली इन चीजों को बताने के लिए हमें, फिर मोमेंटम की भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके लिए भी हमें ये 3 चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे बात नोट करें, जो कि चीजें मैंने थोड़ा सा उस एक चीज को रोक के रखा था वेक्टर क्वांटिटीज में, ठीक है, क्योंकि ये चीजें आप लोगों ने अक्सर पढ़ी होंगी, ठीक है। लेकिन एक और चीज भी होती है जो वेक्टर क्वांटिटीज के लिए कंडीशन रिक्वायर्ड होती है, बहुत जरूरी कंडीशन अक्सर स्किप कर देते हैं और इन चीजों को डिस्कस कर, मैग्नीट्यूड और यूनिट, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रिक्वायर्ड हो, ठीक है। यूनिट भी समटाइम नहीं बोलते देते क्योंकि वो यूनिट तो एक अंडरस्टैंड सी बात है, ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन रिक्वायर्ड हो उसको वेक्टर क्वांटिटी का नाम देते हैं। लेकिन नहीं, उसके लिए ये 3 कंडीशंस के साथ साथ एक और कंडीशंस भी होती है। वो एक कंडीशंस कौन सी है जो कि बहुत जरूरी है, अक्सर स्किप कर दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज समटाइम ऐसी क्वांटिटीज भी होती हैं जो इन कंडीशंस को फुलफिल करने के बावजूद भी वो वेक्टर क्वांटिटीज नहीं होती, ठीक है। वो कंडीशंस कौन सी है, वो इंपॉर्टेंट कंडीशन मैं आपको बताता जहां पे बताऊं कि फॉलो जो करते हैं लॉ ऑफ एडिशन, वो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज जो वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करे उनको हम वेक्टर क्वांटिटीज का नाम देते हैं। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, ये नई कंडीशन है, फॉलो करे वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करें हमारी फिजिकल क्वांटिटीज, वो वेक्टर होगी इन कंडीशंस के साथ साथ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशंस को, वेक्टर्स के जो लॉज ऑफ एडिशन है उसको भी फॉलो करें, ठीक है। ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज बन जाएगी, ठीक है। ये हमने कुछ एग्जांपल यहाँ पे देखी कि स्केलर्स क्या होती हैं, उनकी फिर डिफाइन किया, उनकी फिर कंडीशंस एग्जांपल देखी यहाँ पे, उसके बाद वेक्टर्स, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फॉलो द लॉ ऑफ एडिशंस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बेसिकली इसकी कुछ एग्जांपल्स आ जाती हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं फेजर्स कौन सी होती हैं, फेजर्स क्वांटिटी कौन सी होती हैं। तो अभी इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसी भी तरह की अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताया करें, मैं रिप्लाई करता हूं, उसको पढ़ता हूं। चलें जी स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फेजर्स। फेजर्स, ठीक है। तो फेजर्स क्या होते हैं इसको डिस्कस करते हैं। बेसिकली मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत ही यूनिक मैं कोशिश कर रहा हूँ ये जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, उन्हीं डेटे को यहाँ पे शेयर करूँ, ठीक है। एक्स्ट्रा चीजें ना डिस्कस करूँ, मैं बार बार इस चीज को बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि हम यहाँ पे कोई ऐसी बात ना करूँ, मतलब कि ऐसा डाटा शेयर ना करूँ जो आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। वही चीजें डिस्कस करूं जो पेपर्स में आती हैं। मैं गिने चुने हम कह सकते हैं कि वो टॉपिक ही यहाँ पे मैं लेके आ रहा हूं। तो इंशाल्लाह ये टॉपिक्स आप कर लें, इन चीजों को आप कर लें, इनसे रिलेटेड किसी भी कीवर्ड से आप एमसीक्यूज कर लें, या मैं आपको जो पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करता हूं उनको आप देख लें, इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो फेजर्स क्या होता है, ठीक है। और फेजर भी अक्सर मिसकंसेप्शन होती है, मिस अंडरस्टैंडिंग होती है इसके अंदर कि बेसिकली फेजर्स क्या है, इसके बारे में अक्सर इसको इग्नोर कर दिया जाता है, ठीक है। अब फेजर्स बेसिकली हमारे पास अपने नोट्सों से ही बताऊंगा। फेजर्स जो होते हैं बेसिकली पोसेस करते हैं बेसिकली इसमें मैग्नीट्यूड एंड फेज, ठीक है। फेजर्स में क्या होता है बेसिकली, इसकी कंडीशन क्या है, मैग्नीट्यूड पोसेस मैग्नीट्यूड एंड फेज। ये बेसिकली हमारे पास मैग्नीट्यूड एंड फेज पोसेस करते हैं फेजर्स। इसकी एग्जांपल्स भी देके आपको समझाऊंगा बेसिकली, ठीक है। और इसके अंदर प्रोसेस मैग्नीट्यूड फेज। एक और इंपॉर्टेंट बात जिस तरह हमने वेक्टर्स में बताया था, इसमें वेक्टर्स इसमें लॉ ऑफ एडिशन भी आ जाता है, ठीक है। ट्राइएंगल लॉ, ठीक है, इसमें आ जाता है फॉलो ट्राइएंगल्स लॉ, ठीक है। ये बेसिकली फेजर्स के अंदर मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड होती है, फेज उसके बाद फेज रिक्वायर्ड होता है, और फॉलो दी ट्राइएंगल्स लॉ को भी फॉलो करें तो वो हमारे पास फेजर्स कहलाते हैं,
ठीक है। फेजर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच फॉलो द मैग्नीट्यूड, फेज, फॉलो द ट्राइंगल्स लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राइंगल्स लॉ को भी फॉलो करें। अब इनकी एग्जांपल कौन कौन सी बन जाती है, जैसे कि हमारे पास अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास आ जाता है यहाँ पे, ठीक है, इनमें एसी करंट आ जाता है। बेसिकली एसी करंट जो होता है वो फेजर होता है, ठीक है, क्योंकि वो उसकी मैग्नीट्यूड भी होती है। हम फेजर्स बेसिकली उसका फेज भी होता है, इन फेज आउट फेज, बेसिकली वहां पे फिर π/2 3π/2, उसके बाद इस तरह की बेसिकली हम बात कर रहे होते हैं फेजर, उसकी वेक्टर्स, उसके बाद फॉलो दी ट्राइंगल लॉ को भी बेसिकली वहां पे वो फॉलो करता है। ट्राइंगल एसी करंट की बात कर रहे होते हैं यहाँ पे, एसी करंट। एसी करंट जो है बेसिकली ये क्या है, फेजर है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, एसी करंट, इसी तरह इसी से फिर एसी वोल्टेज भी बन सकता है। एसी करंट और वोल्टेज का आपस में ताल्लुक है, रिलेशन है। एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट और एसी वोल्टेज। और इसी तरह फर्दर एग्जांपल्स की बात करें तो ये बेसिकली हमारे पास, हम नेक्स्ट बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट बात जो अक्सर आप पढ़ते हैं, SHM, सिंपल हार्मोनिक वेव, सिंपल हार्मोनिक मोशन। बेसिकली ये हमारे पास SHM जो वेव्स होती हैं बेसिकली वो भी फेजर्स ही होती हैं, ठीक है। दीज आर द फेजर्स फिजिकल क्वांटिटीज जो मैग्नीट्यूड, फेज एंड फॉलो द ट्राइंगल लॉ, ठीक है, इनको फॉलो करें तो बेसिकली वो फेजर क्वांटिटी होती है। उनके कुछ यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स दे दी हैं। अगर आपसे एमसीक्यूज पूछा जाए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज ऑफ फेजर, तो इनमें से ही कोई ऑप्शन होगा तो आप उसको टिक कर देंगे, ठीक है। ओ मैग्नीट्यूड, फेज, और देख लेना जिस तरह आप देख सकते हैं करंट जो होता है, बस एसी करंट बेसिकली जो होता है वो इस तरह, ये रेफरेंस लाइन है तो इस तरह बेसिकली ये इस तरह फ्लो करता है करंट, तो बेसिकली ये फेजर्स होते हैं, इन फेज आउट फेज होते हैं बेसिकली ये हमारे पास, ठीक है। ये आउट ऑफ फेज होगी, ये इन फेज है, ठीक है। इसी तरह ये इसको लैग कर रहा है, लीड कर रहा है, ठीक है। इसी तरह ये बेसिकली इस तरह की हम बात कर रहे होते हैं। इसी तरह जब वेव फॉर्म बनाते हैं तो वेव भी इस तरह चल रही होती है SHM वेव में, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास फेजर्स क्वांटिटीज कहलाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म हम डिस्कस करने जा रहे हैं, टेंसर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब इसको रेस करते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो बस अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे नए मकसद में, और जो आप लोगों ने सोचा हुआ है, जो आप लोगों ने टारगेट बनाया हुआ है। देखिए मेहनत के बगैर कुछ ही पॉसिबल नहीं होता। जब इंसान मेहनत करता है तो इंशाल्लाह वो एक ना एक दिन कामयाब जरूर हो जाता है। अगर इंसान रट्टा मारे, अगर थोड़ा थोड़ा सा यहाँ से पढ़ लिया, थोड़ा सा वहाँ से पढ़ लिया, चैनल को जस्ट देख लिया, किसी ना किसी वीडियो को देख लिया, थोड़ी सी मोटिवेशन जाके उसके बाद फिर बंदा वही नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल लाइफ में बिजी हो जाए, नहीं। अगर आप वाकई कुछ बनना चाहते हैं तो आपको फिर बाकी सारे काम जो है ना उसको प्रेफर नहीं करना चाहिए। आपको फर्स्ट आपको प्रेफर करना चाहिए अपनी तैयारी, अपनी प्रिपरेशन, ठीक है। अपनी प्रिपरेशन करें, उसके ऊपर, उसके अलावा बाकी जो एक्टिविटीज हैं उनके ऊपर फॉलो करें, उनको मतलब काम करें रूटीन में। लेकिन पहले आपका टारगेट होना चाहिए आपकी तैयारी। इसको टाइम दें, प्रॉपर टाइम दें, डेली बेसिस पे आप चीज़ों को दे के चलें, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर करें, तो इंशाल्लाह जब इस तरह चीज़ों को लेके चलेंगे तो फिर आप एक ना एक दिन जरूर कामयाब होंगे। अगर आप रूटीन में पढ़ेंगे तो यकीन करें वो रूटीन वाली कहानी चली गई है। वो रूटीन वाली कहानी होती थी पहले, अब तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो गया, मेरिट हाई होता है और बहुत मुश्किल हो गया चीज़ों, ठीक है। इसलिए जो है ना मैंने इसीलिए प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया कि ताकि आप लोगों की कंसेप्ट डेवलप हो, ताकि आप चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप लेके चलें। जब आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके चलेंगे, चीज़ों को सोचेंगे, देखेंगे, फिर इंशाल्लाह आपके डेफिनेटली आप टेस्ट भी क्लियर करेंगे, आप फिर इंटरव्यू में जाएंगे, इंशाल्लाह आपकी
सिलेक्शन भी होगी। बेसिकली इस तरह की चीजें जो आपको मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे बता रहा हूँ, तो बेसिकली इसका मकसद क्या है, बेसिकली ये जस्ट टेस्ट की प्रिपरेशन में भी हेल्प करेंगी और इसके अलावा आपकी इंटरव्यू में भी क्लियर करेंगी, और कल को आपने अगर टीचिंग करनी है, पढ़ाना है, उनमें भी आप फिर पढ़ा सकेंगे। अदरवाइज ये कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए अगर टेस्ट क्लियर कर लेंगे, कल को इंटरव्यू क्लियर ना कर सके तो फिर क्या होगा। इसलिए कोशिश करें कि चीजों को इस तरह लेके चलें ताकि आप टेस्ट की तैयारी भी क्लियर करें, इंटरव्यू भी क्लियर करें, उसके अलावा फिर आप कल को कहीं पे टीचिंग करें, टीच करें, तो इंशाल्लाह वहां पे भी फिर आप लोगों को ये शर्मिंदगी नहीं होगी स्टूडेंट्स के सामने। ठीक है, मकसद पैसा कमाना नहीं है, ये बहुत ही मतलब ये क्या है कि टीचिंग जो है ना, ये प्रोफेशन, इसको आम प्रोफेशन ना समझे। ठीक है, इसमें बड़ी इज्जत रिस्पेक्ट वाली है। अगर एक टीचर पढ़ा रहा है, उसको खुद भी ना आए और वो स्टूडेंट्स के सामने शर्मिंदा हो रहा, तो मकसद बेसिकली तो वहां तक तो वो पहुंचाएगा ही नहीं। क्योंकि आजकल जो हालात चल रहे हैं ना, अनएम्प्लॉयमेंट, पहले तो था मैट्रिक कर लिया, एफएससी कर ली, बीए कर लिया, या मतलब सिंपल कर लिया, कुछ ना कुछ कर लिया तो आपको कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी। लेकिन आजकल वो सूरत नहीं है। आजकल तो बड़ा मेरिट हाई होता है। अगर आप किसी ना किसी तरीके से पहुंच भी जाएंगे तो वहां पे भी शर्मिंदगी होगी। इसलिए बेहतर है कि तैयारी करें, अच्छी तरह तैयारी करें, चीजों को समझें, ताकि आपको उसकी प्रोसेस में भी आपको प्रॉब्लम ना हो, और इसके बाद फिर जब बाद में सिलेक्शन हो जाए तो वहां पे भी आपको टीच करते हुए कहीं कोई जहनों में ये ना हो कि यार ये चीज नहीं आती मुझे, मैं ये कैसे पढ़ाऊंगा, ये कैसे पढ़ाऊंगी। तो इसलिए चीजों को अच्छे तरीके से लेके चलें, ये मेरी सजेशन है। तो लास्ट टर्म को डिस्कस कर लेते हैं, टेंसर। टेंसर क्या होता है बेसिकली? टेंसर्स, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म टेंसर, अक्सर पूछी जाती है। टेंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ टेंसर, मतलब 2 3 4, इस तरह टेंसर से रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह पूछा जाता है। तो टेंसर्स बेसिकली क्या होते हैं कि डू नॉट हैव स्पेसिफिक डायरेक्शन बट डिफरेंट वैल्यू इन द डिफरेंट डायरेक्शन। बेसिकली टेंसर्स हमारे पास वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनकी स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। हमने पहले वेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया कि उनमें हमारे पास डायरेक्शंस रिक्वायर्ड होती हैं, लेकिन टेंसर क्वांटिटीज के अंदर, टेंसर फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर हमारे पास स्पेसिफिक डायरेक्शंस रिक्वायर्ड नहीं होती। ठीक है, स्पेसिफिक डायरेक्शंस हमें वहां पे उसके बारे में डायरेक्शन रिक्वायर्ड स्पेसिफिक नहीं होती। हमें पता नहीं चलता कि ये डायरेक्शन इसकी किस तरफ स्पेसिफिक डायरेक्शन है, मतलब मखसूस डायरेक्शन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं होती। ठीक है, बट डिफरेंट मतलब, लेकिन उनको अगर हम डिफरेंट डायरेक्शन में मोड़ दें, उनकी डायरेक्शन डिफरेंट हो जाती है। एग्जांपल से समझाता हूं, यहां पे पहले लिख देते हैं। Do not have specific या specified direction but different value in different directions। ठीक है, अब टेंसर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटी दैट डू नॉट हैव स्पेसिफाइड डायरेक्शन, मतलब मखसूस डायरेक्शन ना हो, बट हैव डिफरेंट वैल्यू इन डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में उसकी डिफरेंट वैल्यू होगी, लेकिन उसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन अगर ना हो तो लेकिन हम कह सकते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में उसकी डिफरेंट वैल्यू होगी। ठीक है, सपोज कह रहे हैं कि एक डायरेक्शन में हमारे पास एक सिमत में उसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, तो वो अगर उसकी किसी और हम कह देते हैं कि एक डायरेक्शन ये है इसकी, सपोज कर लो इस ये डायरेक्शन है। ठीक है, ये स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर इसकी डायरेक्शन किसी और डायरेक्शन में, उसी चीज को, उसी फिजिकल क्वांटिटी को और डायरेक्शन में मोड़ दें, ठीक है, उसकी डिफरेंट वैल्यू हो जाएगी डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं, कुछ ऐसी आपको एग्जांपल देता हूं जिनमें आपको क्लैरिटी आ जाएगी, चीजें एग्जांपल से समझ आती हैं अच्छी तरह। अब ये टेंसर क्वांटिटीज की एग्जांपल दें, यहां पे कौन कौन सी हमारे पास एग्जांपल इसकी हैं। इनकी एग्जांपल करें तो हमारे यहां पे आ जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोस्ट इंपोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने पढ़ा होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई से डिनोट करते हैं, I इज इक्वल टू mr स्क्वायर, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन फार्मूले से गर्ज नहीं है, बस आप ये भी समझ सकते हैं। बेसिकली एग्जांपल ही आपने देनी है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द टेंसर क्वांटिटी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेंसर क्वांटिटी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैज द टेंसर, उनका फिर रैंक भी पूछ लिया जाता है कि क्या है बेसिकली। तो इस तरह बेसिकली हमारे पास ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है। इसी तरह फर्दर हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बेसिकली इसकी एग्जांपल है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द हमारे पास आ जाता है टेंसर क्वांटिटी।
इस तरह फर्दर बात करें तो हमारे पास आ जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द टेंसर क्वांटिटी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अक्सर आप कांस्टेंट पढ़ते हैं, ठीक है। दीज आर दी टेंसर क्वांटिटीज। नेक्स्ट अगर बात करें इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इज द टेंसर क्वांटिटी। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास स्ट्रेस एंड स्ट्रेन दीज आर द एग्जांपल ऑफ द टेंसर क्वांटिटीज। ये टेंसर क्वांटिटीज मैंने यहाँ पे कुछ लिख दी हैं और इन्हीं से पूछ ली जाती हैं अक्सर ही कि टेंसर क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं, आप लिखें। तो आपने बताना है कि that physical quantity do not have in specified direction but different value in the different directions. These are the tensor quantities. अब यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ फिजिकल क्वांटिटीज जिनका हम कहते हैं कि उनका जो रैंक जो होता है वो डिफरेंट होता है डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर। लेट्स स्टार्ट। कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जहां पे लिखने लगा हूं जिसका रैंक जो होता है वो कितना होता है, वहां पे हम यहाँ पे लिखेंगे। अब सपोज कर लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी ओनली वन कंपोनेंट, ठीक है। अब वो फिजिकल क्वांटिटीज मैं यहाँ पे शॉर्टकट कर रहा हूँ, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। वो फिजिकल क्वांटिटी जिनका हम कहते हैं कि जिस एक कंपोनेंट हो, ठीक है, वो हमें पता है कि वो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, एक खास डायरेक्शन में मतलब जा रही होती है, उसमें मतलब कि एक ही कंपोनेंट इन्वॉल्व होता है, ये समझ लें आप। मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी जिसका सिर्फ एक कंपोनेंट इन्वॉल्व होता है उसको हम नाम देते हैं स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी ओनली वन कंपोनेंट इज कॉल्ड द स्केलर्स। स्केलर्स कौन सी होती हैं? फिजिकल क्वांटिटी which have only one component, ठीक है। those physical quantities are scalars, these are the scalar physical quantities, ठीक है। अब ठीक है, या इसको हम ना इसको फिजिकल क्वांटिटी को हम ये कह सकते हैं कि those physical quantities which have zero rank, ठीक है, those are the scalar quantities, ठीक है। इनका रैंक कितना होता है? रैंक कितना होता है इनका? 0 होता है, वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज हो जाती हैं, ठीक है। कुछ ऐसी क्वांटिटी होती है जिनका रैंक 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, बेसिकली वो हमारे पास दूसरी क्वांटिटीज होगी। लेकिन स्केलर क्वांटिटीज का अगर आपसे पूछ ले, इनका रैंक कितना होता है? 0 होता है फिजिकल क्वांटिटीज का। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर हमारे पास वन कंपोनेंट की बजाय अगर मोर देन वन हो, ठीक है, बट लेस देन इक्वल टू 4 हो, वो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं वो वेक्टर्स कहलाती हैं, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज इफ मोर देन वन मतलब उसका कंपोनेंट, बट लेस देन 4, लेस देन 4 या इक्वल टू भी लिख सकते हैं इसको, लेस देन आर इक्वल टू, ठीक है, लेस देन आर इक्वल टू 4, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज इसका मोर देन 1 मतलब कंपोनेंट्स का मोर देन 1 लेकिन लेस देन या इक्वल टू 4 हो, उसको हम नाम देते हैं वेक्टर्स क्वांटिटीज का। क्या नाम देते हैं? वेक्टर्स क्वांटिटीज, या उसको हम दूसरा नाम देते हैं टेंसर्स का, ठीक है। मतलब जिसके अंदर मोर देन 1 एक से ज्यादा हो, या 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 4 के बराबर हो या 4 से कम हो, 4 से कम हो, ठीक है, वो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी जो होती हैं वो वेक्टर्स कहलाती हैं, और या उसको टेंसर्स का नाम देते हैं। अब टेंसर और वेक्टर कब होगा, इनमें डिफरेंशिएट करने के लिए हम यहाँ पे बात करते हैं फर्दर कि वेक्टर्स आर द टेंसर ऑफ रैंक 1, ठीक है। वेक्टर और टेंसर्स का रैंक कितना होता है? 1 होता है। यहाँ पे रैंक 1 की बात करते हैं, ठीक है, 1 रैंक होता है। फर्दर बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी इफ द कंपोनेंट ग्रेटर देन 4 टेंसर्स, ठीक है। अगर हमारे पास जिनके कंपोनेंट्स मैंने आपको यहाँ बताया मोर देन 1 हो या ग्रेटर देन
मोर देन 1 हो या इक्वल टू हो या लेस देन 4 हो कंपोनेंट्स, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज के, वो बेसिकली उनका रैंक होता है 1, ठीक है। अगर हम बात कर रहे होते हैं यहाँ पे 4 से ज्यादा हो, ठीक है, 4 से ग्रेटर हो, ठीक है, अगर 4 से ज्यादा हो तो उस वक्त हमारे पास हम कहते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी जो होती है उनका, वो हम कहते हैं हायर ऑर्डर रैंक होता है उनका, हाई ऑर्डर रैंक होता है, ठीक है। तो अपनी बात को समराइज करता हूं कि वो फिजिकल क्वांटिटी जिनका हम कहते हैं रैंक 0 होता है उनको फिजिकल क्वांटिटी का नाम देते हैं, और वो फिजिकल क्वांटिटी जिनका हम कहते हैं कि रैंक 1 होता है बेसिकली वो हमारे पास वेक्टर्स या टेंसर्स उनको कहते हैं, और वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनका हमारे पास रैंक जो होता है वो ग्रेटर देन हम कहते हैं कि वो 4 से ज्यादा हो, वो बेसिकली हमारे पास हाई ऑर्डर्स रैंक होती हैं, क्वांटिटीज में चली जाती हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास कुछ यहाँ पे हमने आज देखी, यहाँ पे स्केलर्स क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, वेक्टर्स क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, उसके बाद फिर हमने देखा फेजर्स कौन सी होती हैं, उसके बाद फिर हमने टेंसर्स क्वांटिटीज को देखा, उनसे रिलेटेड एग्जांपल्स को देखा। इन चीज़ों को इस तरह लेके चलें, एग्जांपल्स को नोट करें, चीज़ों को समझिए, कोई क्यूरी होती है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, इंशाल्लाह आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।